अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूम फ़कर में खुश आमदीद। लेकिन वो खबर ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़ोन पर तवील गुफ्तगू की है और अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने न सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बल्कि ईरानी लीडर्स से भी बराह रास्त फ़ोन पर गुफ्तगू की है। अमरीकी सदर की यह टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ईरान के हवाले से सिचुएशन रूम में एक मुनक्दा इजलास के दौरान की गई है, जहां पर अमरीकी ओहदेदार जिनमें नायब सदर JD वैंस, वजीर जंग पैट हैक्स, वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, वजीर खजाना स्टॉक बेस्ने, CIA के डायरेक्टर जॉन रेटक्लिफ, ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन कैंस भी मौजूद थे। यह इजलास मौजूदा हालात में इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर तनाव में इजाफा हो रहा है और जो मौजूदा हालात हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये जो जंग है ये दोबारा इसके होने के इम्कानात में इजाफा हो रहा है। और इस हवाले से जो ईरानी हुक्काम और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के सिचुएशन रूम के इजलास के बाद उनके ट्रुथ सोशल पर जारी होने वाले बयानात हैं, ये इनफैक्ट इस चीज़ को और ज़्यादा वाज़ेह कर रहे हैं कि हालात जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ईरान और अमरीकी हुक्काम की तरफ से की जाने वाली जो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं उनमें क्या कहा गया है और पसे पर्दा क्या चल रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ईरान और अमरीका के दरमियान हकीकी जो जंग है उसके इम्कानात बढ़ रहे हैं या पसे पर्दा जो डिप्लोमेसी हो रही है इसमें जो ब्रेक थ्रू है उसके इम्कानात पाए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो हालिया दिनों में एक जानिब तो जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का 3 रोज़ा विजिट किया था, उसके बाद ये जंग के बादल छटते हुए और एक जामे मुआहदे पर इत्तफाक की तरफ जो पेशरफ्त है इसके वाज़े इशारे मिल रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई। ईरान जिसने पहले आबनाए हुर्मज़ को खोलने का ऐलान किया था, महज 24 घंटे के बाद आबनाए हुर्मज़ को बंद कर दिया गया। इसी दौरान वहाँ से गुजरने वाले 2 इंडियन जो तेल बरदार जहाज़ थे उनके ऊपर फायरिंग भी की गई और एक तेल बरदार जहाज़ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसको मिसाइल से उड़ाने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद इंडिया और ईरान के दरमियान जो एक सफारती तनाव है वो पैदा हो गया। इंडिया में ईरानी सफ़ीर को इंडियन दफ्तर खारजा में तलब किया गया, उनसे सख्त एहतजाज किया गया और उनसे मामले को उठाया भी गया और ईरान से माफ़ी का मुतालबा भी किया गया, जिसे ईरान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि अब नए हुर्मज़ ईरान की मलकियत है और ईरान जब चाहे जिसको चाहे वहाँ से गुजरने की इजाज़त दे सकता है और ईरानी अहकामात ना मानने वालों के खिलाफ ईरान कार्रवाई करने का हक भी महफूज रखता है, जिससे इंडिया और ईरान दोनों के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा हुआ है। इसी दौरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए जो ईरानी वफ़द आया था उसके सरबरा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब मोहम्मद बाकर कालीबाफ का ये कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त ज़रूर हुई है मगर अब भी हतमी मुआहदा जो है वो इतना करीब नहीं है। हतमी मुआहदे के लिए अभी बहुत सारा जो फासला है वो तय करना होगा। एक बयान में बाकर कालीबाफ का ये कहना था कि अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया है जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक अब नए हुर्मज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। बाकर कालीबाफ का कहना था कि अमेरिकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अगर ये जो माइन स्वीपर्स हैं ये आगे बढ़े तो उनको तबाह कर दिया जाएगा। ये वाज़ेह धमकी है जो कि बाकर कालीबाफ की तरफ से सामने आई है। इसके साथ साथ जो दीगर जो हुकाम हैं उनकी तरफ से भी बयानात सामने आए हैं। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा का ये कहना है कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान के हवाले से जंग को मुसल्लत किया तो फिर ये जंग महज 2 या 3 मुल्कों के दरमियान जंग नहीं रहेगी बल्कि ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। और फिर ये बात भी कही गई है कि ईरान का जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट भी है और ईरान के जो मिसाइल्स और ड्रोन के ज़खायर हैं वो अभी वाफर मिकदार में मौजूद है और ईरान मुसलसल 10 साल तक अपने इसी ज़ख़ीरे से जंग को जारी रख सकता है। ये भी जो
स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब ने खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को अपनी पोजीशन से हरकत ना करने का हुक्म भी दिया है और ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उस पर ये पैगाम दिया है कि अब नए हुर्मस के करीब आने वाले जहाज़ों को दुश्मन का जहाज़ तस्वुर किया जाएगा और उनके साथ दुश्मन जैसा सलूक ही किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ यमन के जो हुसी हैं उन्होंने अब नए बाबुल मुंदब को भी बंद करने की धमकी दी है और इस हवाले से सना में हुसी हुकूमत के नायब वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद कर दें। और इसके साथ साथ यमनी तंजीम इंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल अज़ी का ये कहना है कि अगर हमने बाबुल मुंदब को बंद कर दिया तो कोई उसे दोबारा नहीं खोल सकेगा। इसके साथ साथ अमेरिकी फौज ने खुले समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि अमेरिकी फौज ने खुले समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि जो खलीज फारस है वहाँ पर जो अमरीकी बहरिया है और अमरीकी फ़ौज है उसकी तादाद में इजाफा भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ तैयारा बरदार जहाज़ जेराल्ड फोर्ड के भी जो है वो खलीज में आने का ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि जनाब जेराल्ड फोर्ड भी अब वहाँ पर आ गया है, जिसके बाद ये तनाव में और इजाफा हो गया है। इसी दौरान ये जो सिचुएशन रूम है वहाँ पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाले अहम इजलास में प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी हुक्काम से फ़ोन पर बात की। ये पहला मौका है जब अमरीकी मीडिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी हुक्काम से बराह रास्त राब्ते और उनके साथ ये जो मुमकिना जंग बंदी के पॉइंट्स हैं इनके ऊपर तबादला ख्याल करने की तस्दीक की है। अलबत्ता मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन रूम में होने वाले इस इजलास में कोई वाज़े पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद ट्रुथ सोशल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिन पोस्टों को शेयर किया गया है वो वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को जंग बंदी के इख्तिताम के बाद दोबारा अगर उस दौरान मुआहदा ना हुआ या कोई सीज फायर में तोसी ना दी गई तो दोबारा ईरान पर हमले के लिए ज़हन बना लिया है। ये जो पोस्टें हैं उनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज़े तौर पर ये जो जिसे कहते हैं ना कि दबाव और ब्लैकमेल करने वाली जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने 2 रोज़ कबल इसराइल को शटअप कॉल दी थी, उनकी तरफ से दोबारा इसराइल का जो झंडा है वो उठाया गया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हुकूमत को और इसराइल को अमेरिका का सच्चा इत्तेहादी करार दिया है और कहा है कि सच्चे इत्तेहादी का जो फैसला है वो मुश्किल वक्त में पता चलता है और मुश्किल वक्त के अंदर इसराइल अमेरिका के साथ खड़ा भी हुआ है और इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर भरपूर अंदाज में जंग की है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल जंग करने, जंग लड़ने और जंग जीतने की सलाहियत रखता है। तो इनफैक्ट दोबारा जो अलाइनमेंट है ट्रंप की नेतन्याहू के साथ वो वाज़े तौर पर सामने आई है और फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से भी एक धमकी सामने आई है जिसमें इसराइल ने जिक्र किया है कि जंग बंदी ख़त्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। तो ये जो सीन इस वक्त डेवलप हो रहा है वो इनफैक्ट दोबारा हालात की कशीदगी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा जो बैक चैनल है वो भी एक्टिवेट है। मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जो ऑप्शन रखा था उसमें इस बात का जिक्र मैंने आपको किया था कि बैक चैनल पर इस वक्त भी मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें जारी हैं। बताया गया है कि पाकिस्तानी वफ़द
कल रात तक ईरान में मौजूद था और तेहरान में अमरीकी मुतालबात पर ईरान का वाज़ेह जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक जो वाज़ेह नताइज हैं वो सामने नहीं आ सके। ईरान के IRGC ने इस पर एक तफसीली स्टेटमेंट भी जारी की है और IRGC ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अमेरिका की मुतालबात थे वो भी ईरान के साथ शेयर किए गए हैं। पाकिस्तान ने एक जामे तजावीज़ का पैकेज भी ईरानी हुकाम को दिया है और ईरानी हुकाम पाकिस्तान की तरफ से पेश की जाने वाली तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक तेहरान में अफजूदगी और ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है इसके ज़खायर के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आ सका। बज़ाहिर ईरान अफजूदा यूरेनियम और यूरेनियम की इनरिचमेंट को जारी रखने की जो अपनी पॉलिसी है उस पर इसरार जारी रखता हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ अब नए हुर्मस के हवाले से भी जो ईरान है वो अपनी पोजीशन में किसी तरह की लचक का मुजाहरा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह लेबनान में जो इसराइली हमले हैं वो भी जंग बंदी के इस मंजरनामे पर असर अंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, लेकिन चंद घंटों में 100% कामयाबी मुमकिन नहीं है। एक मुमकिना अबूरी फार्मूला ये हो सकता है कि जंग बंदी मजीद 4 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाए और उसकी बड़ी लॉजिकल रीजंस हैं। अप्रैल के अंदर ये जो हज सीज़न है इसका आगाज़ हो गया। पाकिस्तान से भी पहली हज फ्लाइट सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हो चुकी है और उसके साथ साथ हज के दिनों के अंदर सऊदी अरेबिया में जो बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 20-30 लाख मुसलमान हैं वो फरीज़ा हज अदा करते हैं और मई में जो है वो हज डेफिनेटली वहाँ पर उसकी जो प्रोसेस है उसका आगाज़ हो जाएगा और जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये जो अमल है हज का, ये जो मनासिक हज हैं ये अदा किए जाएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से ईरान को ये तजवीज़ दी गई है कि हज के मौके पर ईरान किसी तरह के हमले ना करे। इसी तरह अमेरिका में भी ये इशू है वर्ल्ड कप का, फीफा वर्ल्ड कप का, और फीफा वर्ल्ड कप ईरान के वजह से अमेरिका इसको मुतासर नहीं होने देगा और इसके लिए जो तजावीज़ हैं वो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ शेयर की गई हैं कि जनाब हज भी है, वर्ल्ड कप भी है, लिहाजा जो जंग बंदी है इसको मज़ीद 4 या 6 हफ्तों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि ये जो दोनों अमल हैं ये मुकम्मल हो जाएं और इसके एवज़ ईरान के लिए जो मुंजमद असासे हैं ख़ास तौर पर कतर में $7 बिलियन के, उनको रिलीज़ किया जाए ताकि ईरान के ऊपर भी जो प्रेशर है वो कम हो सके। इसके साथ साथ जो अब नए हुर्मज़ है इनफैक्ट इस वक्त ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है दुनिया और ईरान के दरमियान। ईरान ये चाहता है कि अब नए हुर्मज़ पर उसके कंट्रोल को तस्लीम किया जाए और जंग में होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए अब नए हुर्मज़ से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों पर टैक्स आयद किया जाए जिसकी शरह $1 पर बैरल रखी गई है। यानी वहाँ से गुजरने वाला हर तेल बरदार जहाज़ इस रेशो से ईरान को टैक्स देगा। अमेरिका इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा और बहुत सारे ममालिक भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि अब नए हुर्मज़ को आलमी कानून के तहत बैनुल अक़वामी पानी डिक्लेयर किया गया है और ईरान वहाँ से जो टोल है वो वसूल करने का हकदार नहीं है। ये एक इशू है जिसको अभी रिजॉल्व करना है और इसके लिए ये जो इश्यूज़ हैं इनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम इनरिचमेंट और अब नए हुर्मज़, ये 3 ऐसे रेड फ्लैग्स हैं ईरान के जिस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ ईरान के अंदर भी जो कशीदगी है ख़ास तौर पर IRGC और ईरानी हुकूमत ये भी पाई जा रही है। ख़ास तौर पर इसका एक सबूत जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसके ज़रिए सामने आया
اور ان کی طرف سے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جب ٹویٹ کیا تھا اب نئے ہرمز کو کھولے جانے پر، تو ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری کی جانے والی سٹیٹمنٹ میں عباس اراغچی کے اوپر کھلے عام تنقید کی گئی تھی، جو کہ اندرونی تقسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عباس اراغچی اور ناہی غالباف یہ پورے سسٹم کو سٹیئر کر رہے ہیں۔ انفیکٹ ایران کے اندر جو IRGC ہے اس کا ایک اپنی طاقت موجود ہے، اور IRGC کی طرف سے غالباف اور عباس اراغچی دونوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے جب انرچڈ یورینیم اور آبنائے ہرمز اور دیگر معاملات پر ایک دن کے اندر 7 ٹویٹس کیے تھے، تو اس کو فوری طور پر اس کی تردید کیوں نہیں کی گئی؟ IRGC نے عباس اراغچی اور غالباف کے اوپر جو ہے وہ ان کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور کہا گیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق غالباف نے ایران میں رات 2 بجے ٹویٹ کیا جب انٹرنیشنل مارکیٹیں بند ہو چکی تھیں، اور اس کو IRGC نے ایک مشکوک قدم قرار دیا۔ IRGC سمجھتا ہے کہ ان دونوں کی طرف سے پیدا کردہ ابہام مارکیٹ میں ایران کی سودے بازی کی طاقت کو کمزور کر رہا ہے، جو کہ اس وقت ناقابل جواز ہے۔ اس سطح پر عوامی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی پہلے ہی زیادہ ہے، اور اگلا ممکنہ قدم جو ہے وہ ایرانی حکومت اور IRGC دونوں میں جو اختلافات ہیں اس کو بڑھا سکتا ہے۔ اب یہ جو حالات ہیں یقینی طور پر یہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاملات کو جلد حل کیا جا سکتا ہے۔ کشیدگی پائی جا رہی ہے، کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیز فائر کے کنٹینیوشن کے اوپر بھی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، لیکن حتمی نتائج کے لیے دونوں فریقین کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور دونوں فریق اس وقت لچک کا مظاہرہ کرنے میں تیار نظر نہیں آ رہے، اور یہی انفیکٹ اس وقت سب سے بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے جو حلقے ہیں وہ ابھی بھی پر امید ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار 2 دن انٹرنیشنل مارکیٹس بند ہوتی ہیں، اسی لیے یہ جو تند و تیز بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کل جب مارکیٹس اوپن ہوں گی تو اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ واضح ہوگی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ نیکسٹ ویک کے اندر ہی کسی طرح کی جو پیش رفت ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اب یہ متضاد صورتحال ہے، اس وقت حالات کافی حد تک مشکوک ہیں جنگ بندی کے جاری رہنے یا جنگ بندی کے خاتمے تک، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ تو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جنگ کا دوبارہ آغاز اس وقت کافی اس کے امکانات پائے جا رہے ہیں، لیکن پس پردہ کوششیں بھی جاری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنگ ہوگی یا امن کا راہ ہموار ہوگی، کیونکہ اگر اب دوبارہ جنگ ہوگی تو پھر وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ بھیانک ہوگی، اور جس طریقے سے ایران نے اظہار کیا ہے کہ یہ جنگ محض 2 یا 3 ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، تو صورتحال یقینی طور پر کشیدہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج دن میں اس حوالے سے کون سی پیش رفت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔